हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिस तांगिया को बचाने के लिए पहुंच चुका था, जहां पर मिस्टर बीबी मिस तांगिया के साथ फाइट करते उसे हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो इन्हें अपने साथ स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म ले गया, जहां पर यूहो ने एक पल का इस्तेमाल करते हुए टेम्परेरीली मिस तांगिया की बॉडी से इवल एनर्जी को रिमूव तो कर दिया था, लेकिन वो होश में नहीं आई थी। इसके बाद ये लोग सेफली वहां से निकलकर टियानहुन एम्पायर के कैंप में आ जाते हैं, जहां से लोगों को शेक एकेडमी की तरफ रवाना होना था। जाने से पहले हम देखते हैं कि यूहो ने प्रिंसेस वीना को कुछ सोल गाइडेंस टूल्स भी दे दिए थे, और साथ ही साथ सन मून एम्पायर कैंप का मैप और साथ ही साथ उनकी आर्मी की डिटेल्स भी दे दी थी, ताकि जंग में इन लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हो सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ये सब लोग वापस से टांग साइड पहुंच चुके थे। मिस्टर बीबी ने तांगिया को गोद में उठाया हुआ था और वो उसे देखते हुए कह रहा था कि हम घर आ गए। तांगिया, क्या तुम्हें पास्ट की वो सारी बातें याद है? तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी टांग साइड को दोबारा से रीबिल्ड करना, और देखो मैंने तुम्हारे टांग साइड को दोबारा से रीबिल्ड कर दिया है। अब इसे दोबारा ऊंचाइयों तक लेकर जाना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम टांग साइड की लीडर हो। तुम्हें जल्दी से ठीक होकर इसकी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। यहाँ पर जब वो ये सब कह रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस तांगिया ने भी धीरे करके अपनी आंखें खोलना शुरू कर दी, और वो अपने सामने लगे हुए टांग सेट के बोर्ड को पढ़ते हुए कहती है कि टांग सेट। यहाँ पर ये देखकर तो यूहो और मिस्टर बीबी दोनों ही काफी जरा खुश हो गए। यूहो तो मिस तांगिया से मुस्कुराकर कहता है कि मैं आपको घर में वेलकम करता हूँ। इसके बाद हम लोगों को अगले कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस तांगिया के सारे दोस्त बारी बारी करके उसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। यूहो ने उसी पल का इस्तेमाल करते हुए मिस तांगिया की बॉडी से बाकी बची कुछ इवल एनर्जी भी रिमूव कर दी थी। साथ ही साथ वो अपने लाइफ गार्डियन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसकी लाइफ एनर्जी को भी रिस्टोर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मिस तांगिया को पूरी तरीके से रिकवर करना है तो उसे सिल्वर ग्रास एम्परर की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसके दोस्त अच्छे से जानते थे, लेकिन उसे ढूंढना काफी जरा मुश्किल काम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लोग कमरे से बाहर की तरफ आ रहे थे, तभी अचानक यूहो मिस्टर बीबी से कहने लगा कि मिस्टर बीबी, तांगिया को रेस्क्यू करते हुए इस मिशन के दौरान मुझे इवल सोल चर्च के कई सारे पावरफुल वॉरियर्स का पता लगा। मैंने उनकी स्ट्रेंथ को करीब से देखा है, खासतौर उनके लीडर मास्टर जोंगली की ताकत को। वो बहुत ही सारे शातिर और खतरनाक है। इसी के साथ उन लोगों की पावर लगातार बढ़ती जा रही है और वो शांति से नहीं बैठेंगे। जल्दी वो हम पर हमला करने की सोचेंगे। मिस्टर बीबी यूहो की सारी बातें सुन रहा था और वो यूहो से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों को भी तीसी के साथ खुद को ताकतवर करना होगा। जब मैं मिस तांगिया की इवल एनर्जी रिमूव करने का तरीका ढूंढ रहा था, तो मैं साथ ही साथ मेडिसिन एंड पॉइजन मैनुअल भी पढ़ रहा था, जो कि हमारे एंसेस्टर टांगसेंग की थी। जिस मेडिसिन एंड पॉइजन मैनुअल में मुझे जानने को मिला कि कुछ नेचुरल ट्रेजर और हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग खुद की ताकत को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं नेचुरल ट्रेजर्स को रिफाइन करके हम पिल में कन्वर्ट कर दे, तो उनका असर कई गुना और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपल तरीके से कहूँ तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ टॉप ग्रेड के पिल्स को रिफाइन करना होगा, ताकि मैं अपने टांग सेट के मेंबर्स की कल्टीवेशन को इंप्रूव करवाने में उनकी मदद कर सकूं। जिससे मिस्टर बीबी को तो कोई भी एतराज नहीं था और वो यूहो को इजाजत दे देता है कि तुम इस पर काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक इनके सामने कोई आ गया, जो कि इनसे कहने लगा कि आखिरकार यूहो तुम वापस आ गए। ये सब लोग वो आवाज सुनकर सामने की तरफ देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि टीचर जावी और साथ ही साथ टीचर फान यू थे, जिन्हें देखकर तो ज़्याओ फौरन से यहाँ पर टीचर जावी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि टीचर जावी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। जबकि दूसरी तरफ मिस जावी तो यहाँ पर यूहो से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ वो यूहो से कह रही थी कि आखिरकार यूहो तुमसे मेरी मुलाकात हो ही गई। काफी लंबा अरसा हो गया, तुम एकेडमी में रुक ही नहीं रहे, कभी यहाँ भाग रहे हो कभी वहाँ, इसलिए तुमसे मुलाकात हो ही नहीं पाती। मैं तुम्हें इसीलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं तुमसे सवाल कर सकूं कि क्या तुमने अपनी एकेडमी की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ग्रेजुएशन का सुनकर तो यूहो थोड़ा सा शॉक हो गया था। असल में उसे कभी टाइम ही नहीं मिला दोबारा से क्लासेस अटेंड करने का। जब से वो सन मून एम्पायर की कंपटीशन को अटेंड करके वापस आया, तब से उसे क्लासेस अटेंड करने का मौका नहीं मिला और इसलिए यूहो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ था। इसलिए मिस जावी यहाँ पर यूहो से कह रही थी कि तुम्हें अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। सी गॉड पेविलियन का एक मेंबर अभी तक अपनी एकेडमी से ग्रेजुएट तक नहीं हुआ। अगर बाकी लोगों को इस बारे में मालूम हुआ तो सोचो तुम्हारी कितनी सारा बेइज्जती होगी। ये सुनकर तो यूहो एम्बैरेस्ड होते हुए यहाँ अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा, जहाँ सब लोग उस पर हंस रहे थे। जो सेंशी यूहो से कहता है कि हमें इस तरह से मत देखो, हम लोगों की ग्रेजुएशन तो काफी अरसे पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। इवन की ज़्याओ भी यहाँ पर यूहो का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये कितनी फनी बात है, हम लोगों का जो क्लास मॉनिटर है वही सबसे आखिर में ग्रेजुएट हो रहा है। दूसरी तरफ मिस जावी यहाँ पर यूहो से कहती है, चूंकि यूहो अभी तक तुम ग्रेजुएट नहीं हुए और एक बार फिर से सी गॉड फेस्टिवल वापस आ गया, तो तुम्हें इस बार की सी गॉड फेस्टिवल को अटेंड करना होगा, क्योंकि तुम अभी तक सिंगल भी हो और साथ ही साथ ग्रेजुएट भी नहीं हुए।
रूल्स तो यही कहते हैं, जो सुनकर यूहो दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। टीचर आप तो अच्छे से जानती है कि मैं डोंगट से प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं किसी का नहीं सोच सकता। और वैसे ही मुझे लगता है कि जंग के हालात में सी गॉड फेस्टिवल को रखना ठीक नहीं होगा। जिस पर मिस जावी जवाब देते हुए कहती है कि ये हमारे एकेडमी के रूल्स है और एकेडमी के रूल्स को इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। तुम ग्रेजुएट नहीं हुए इसलिए तुम्हें हर हाल में जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जबकि मास्टर हानियो भी यूहो को समझाते हुए कहता है कि यूहो अगर तुमने सी गॉड फेस्टिवल को अटेंड नहीं किया और तुम इस साल ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम जानते हो ना कि तुम्हें सी गॉड पवेलियन में एक और साल गुजारना होगा। जो सुनकर तो यूहो अपने मन में सोचने लगा कि नहीं, मैं सी गॉड पवेलियन में एक और साल तक स्टक होकर नहीं रह सकता। इसलिए वो सी गॉड फेस्टिवल में जाने के लिए एग्री हो जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि ठीक है मैं वहाँ पर जाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स यूहो इसे एक फॉर्मेलिटी की तरह देख रहा था, वो किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाला। बल्कि वो कहता है कि जैसे ही सी गॉड फेस्टिवल खत्म होगा मैं फौरन से ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर दूंगा। जिस पर मिस जावी भी एग्री हो चुकी थी। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो एक बड़ी सी फर्नेस के साथ टॉप ग्रेड की पिल को रिफाइन करने का तरीका सोच रहा था। इसके लिए वो एक पिल रिफाइनमेंट बुक में पढ़ता है, जहाँ पर उसे पढ़ने को मिला कि सबसे पहले पिल रिफाइन करने के लिए आपको एक बड़े से फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडली उस फर्नेस में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। थर्ड उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फर्नेस हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सके। फोर्थ ये होना चाहिए कि आप उस टेम्परेचर को अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सको। यूहो जब ये सारे रूल्स पढ़ रहा था तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जीवन भी आ जाता है, जो कि यूहो की बातें सुनकर तो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यूहो को पिल रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं और वो कई सारे मेजर मिस्टेक्स कर रहा है। यूहो तो बस यहाँ पर सिर्फ रट्टा मारता जा रहा था कि कैसे उस फर्नेस की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो एलेक्सर्स की खत्म ना हो। मगर यहाँ यूहो चाहे जितनी मर्जी बार कोशिश करके फर्नेस बनाता, हर बार वो फर्नेस ब्लास्ट कर देता। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता। यूहो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। एसेस्टर टांगसेंग ने अपने मेडिसिन एंड पॉइजन मैनुअल में जो कुछ लिखा है मैं बिल्कुल वही रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हो रहा। तभी पीछे की तरफ से मास्टर जीवन आते हुए यूहो से कहते हैं कि लगता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है तुम वो सब कुछ भूल चुके। मास्टर जीवन की आवाज सुनकर तो यूहो भी हैरान हो गया था और वो पीछे की तरफ पलट कर देखते हुए सरप्राइज होकर कहता है कि मास्टर जीवन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मास्टर जीवन सबसे पहले तो यूहो के सर पर एक टपली बचाता है। ये देखकर यूहो हैरान होकर कहता है कि मास्टर जीवन आखिर आपने मुझे हिट क्यों किया। जिस पर मास्टर जीवन यूहो को समझाते हुए कहता है कि तुम हेवनली ट्रेजर्स को रिफाइन करने की सोच रहे हो, जिसमें तुम्हें नेचुरल एनर्जी को प्रोसेस करके रिलीज और साथ ही साथ कंप्रेस करना होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई मामूली सा फर्नेस इस तरह की हेवनली एनर्जी को स्टोर करके कंप्रेस करने की काबिलियत रखता होगा? तुम्हें जो एल्केमी फर्नेस चाहिए वो भी एक सोल गाइडेंस टूल ही है, जिसमें तुम जितने हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना चाहते हो तुम्हें उतना ही ज्यादा हाई ग्रेड का फर्नेस क्रिएट करना होगा। यूहो ये सारी बातें सुनकर समझ गया था और वो कहता है कि अच्छा तो अब मैं समझा कि आखिर मुझसे बार बार क्या गलती हो रही थी। ये बोलते हुए यूहो सबसे पहले तो मास्टर जीवन का शुक्रिया अदा करता है, साथ ही साथ वो उनसे मदद मांगते हुए कहता है कि क्या आप एक हाई ग्रेड के फर्नेस बनाने में मेरी मदद करेंगे। जिस पर मास्टर जीवन भी खुश होकर कहते हैं तो तुम मुझसे सीखना चाहते हो, चलो ठीक है आओ मुझे फॉलो करो। चलो मुझे फॉलो करो। एक हाई ग्रेड के फर्नेस को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक प्रॉपर डिजाइन और साथ ही साथ उसके ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करने होंगे। हम जिस फर्नेस को बनाने वाले हैं वो कम से कम भी एक ग्रेड 9 का सोल गाइडेंस फर्नेस होगा। ये सुनकर तो यूहो सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या हम एक ग्रेड 9 का फर्नेस क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यूहो बहुत ही मुश्किल से पिछली बार एक लेवल 8 के सोल गाइडेंस कैनन को क्रिएट कर पाया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मास्टर जीवन यूहो को समझा रहा था और वो उससे लिखते हुए बताता है कि सबसे पहले फर्नेस को बनाने के लिए हमें ऐसे मटेरियल चाहिए होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो। साथ ही साथ हमें उस मटेरियल में ऐसी एबिलिटी चाहिए कि वो अच्छा इंसुलेटर और अच्छा कंडक्टर हो। ये बोलने के बाद अगले कुछ घंटों तक हम देखते हैं कि यूहो और मास्टर जीवन यहाँ सोल गाइडेंस फर्नेस का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ यूहो और मास्टर जीवन बार बार कोशिश कर रहे थे। यूहो बार बार फेल हो रहा था लेकिन मास्टर जीवन हार नहीं मानते। वो यूहो के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से खो चुके थे। हम देखते हैं कि केटा और ज़्याओ ज़्याओ जो कि इन दोनों के लिए खाना ला रही थी, वो देखती है कि उन दोनों के कमरे के बाहर खाने के डब्बे वैसे के वैसे ही पड़े थे, यानी कि यूहो और मास्टर जीवन ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि ये दोनों पिछले कुछ दिनों से लगातार मेहनत करते रहे और बिना रुके आखिरकार हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। जैसे यूहो तो काफी ज्यादा थक जाता है, वो नीचे की तरफ गिरते हुए लंबी सांस लेकर कहता है कि आखिरकार हमारे फर्नेस का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जिस पर मास्टर जीवन जवाब देते हुए कहता है कि ये तो बस सिर्फ पहला कदम था और ये सब कहते हुए इतनी सारा बुरी तरीके से थक चुके थे कि वो वहीं पर सो जाते हैं।
जो देखकर यूहो मुस्कुराते हुए फिर से उन्हें चादर ओढ़कर बिना परेशान करते हुए कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर आते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि जैसा कि टीचर जावी ने बताया था कि आज के दिन सी गॉड फेस्टिवल सेरेमनी होगी जहाँ मुझे जाना होगा। काश मिस डोंगर मेरा वहाँ पर इंतजार कर रही होती। वो भी ये सोच रहा था कि तभी अचानक उसे स्नो एम्प्रेस की आवाज सुनाई देती है जो कि यूहो से कह रही थी कि यूहो फिर से अपने स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म में आओ। ये सुनकर यूहो तीसी के साथ अपने अंडर स्पेक्ट्रल रेल्म की गेट को ओपन करते हुए तीसी के साथ उस डोमेन में आ जाता है जहाँ पर वो सामने की तरफ देखता है कि आइस बियर किंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था और उस पर खतरनाक तरीके से बिजलियां गिर रही थी जो कि उसकी हालत और भी जरा खराब कर रही थी। ये देखकर स्नो गर्ल भी उसके लिए काफी जरा परेशान हो गई जो कि यूहो को बताती है कि असल में लिटिल व्हाइट अपने बॉटल नेक पर पहुंच चुका है जिसकी वजह से उसका ट्राइबोल्यूशन शुरू हो चुका। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पार करना होगा मगर इसमें उसे काफी जरा तकलीफ हो रही थी। लिटिल व्हाइट भी यहाँ पर यूहो को देखकर उसे आवाज देते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर। दूसरी तरफ यूहो ये सब नजारा देखते हुए हैरान होकर कहता है कि ये लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन तो कोई ज्यादा ही खतरनाक है। इवन कि लिटिल व्हाइट अंडर स्पेक्ट्रल रेल्म में था लेकिन फिर भी ये जगह इस ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को रोक नहीं पाई। स्नो गर्ल भी लिटिल व्हाइट के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी जहाँ वो यूहो को बताती है कि लिटिल व्हाइट पहले भी 1 लाख साल के बॉटल नेक पर पहुंचने के बाद इस तरह की ट्राइबोल्यूशन एग्जाम से गुजरा था। दूसरी बार वो 2 लाख साल पर पहुंचने के बाद इस तरह की ट्राइबोल्यूशन एग्जाम से गुजरा था लेकिन अब उसकी कल्टिवेशन 3 लाख साल की हो चुकी है और इस बार का ये हेवनली ट्राइबोल्यूशन कुछ ज्यादा ही डेंजरस है जिसकी लाइटनिंग से हिट होकर आइस बियर किंग बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर जा गिरा और वो खड़े होते हुए कहता है कि मॉम दादा अबू बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक छोटा बच्चा दर्द में कांप रहा हो। यूहो यहाँ पर आइस बियर किंग की ये हालत नहीं देख सकता था इसलिए वो फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे उसकी मदद करनी होगी। जो देखकर तो यूहो के दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। स्नो गर्ल यूहो को बता रही थी कि ऐसा मत करो यूहो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी ह्यूमन बॉडी इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम सिर्फ एक ही लाइटनिंग अटैक में जान से मारे जाओगे। लेकिन यूहो ने फैसला कर लिया था जहाँ पर वो कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आइस बियर किंग को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि आइस बियर किंग ने हमेशा से यूहो को अपने ग्रैंडफादर की तरह समझते हुए उसकी हमेशा मदद की है। बदले में उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा इसलिए यूहो भी उसके एहसान को चुकाना चाहता था। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो खतरनाक लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है जो देखकर तो लिटिल व्हाइट भी यूहो के लिए परेशान होकर उसे रुकने की कोशिश करना चाहता था मगर यूहो किसी की नहीं सुनता। वो भी बिना अपनी परवाह करे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर यहाँ लाइटनिंग के प्रेशर से कट्स पड़ रहे थे मगर इससे पहले कि वो फाइनल हेवनली ट्राइबोल्यूशन लाइटनिंग यहाँ यूहो की बॉडी पर जाकर गिर पाती तभी अचानक हम देखते हैं कि स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हुआ जिसके अंदर से एक ड्रैगन क्लॉथ तीसी के साथ बाहर की तरफ निकलते उस बिजली के साथ टकरा जाता है। ये देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये क्या है। असल में ये डाइटियान था जिससे यूहो को अपना रिवर्स ड्रैगन स्केल दिया हुआ था और उसे हर हाल में यूहो की जान तो बचानी थी जो कि यहाँ यूहो को मरने से बचाने के लिए पहुंच चुका है। यूहो भी ये देखते हुए कहता है कि मैं पहले ही जानता रहा कि तुम मुझे इस तरह से मरने नहीं दोगे। सामने की तरफ हम देखते हैं कि डाइटियान का हाथ भी उस लाइटनिंग अटैक को ब्लॉक करने की वजह से थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था जहाँ पर वो यूहो से कहता है कि लड़के क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर तुम ये क्या करने की सोच रहे थे। अपने इस कमजोर बॉडी के साथ तुम हेवनली ट्राइबोल्यूशन से जाकर टकराने वाले थे, लगता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। ये सब बोलते हुए डाइटियान की नजर अचानक से आसपास के स्पेस पर पड़ जाती है जिसे देखते हुए वो हैरान होकर कह रहा था कि ये डोलू कॉन्टिनेंट तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो किसी दूसरे पैरेलल स्पेस में एक डोमेन दिखाई दे रहा है। ये सब देखते हुए यूहो की तरफ देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने और मुझसे कितने सारा राज छुपाए हैं। जो सब सुनकर दूसरी तरफ यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैं आपको बाद में बता दूंगा लेकिन फिलहाल मेरा दोस्त हेवनली ट्राइबोल्यूशन से गुजर रहा है, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम उसकी मदद कर सके। जिस पर डाइटियान जवाब देते हुए कहता है कि आइस बियर किंग की कल्टिवेशन 3 लाख साल की हो चुकी है लेकिन उसका कोर बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अगर एक भी और पावरफुल लाइटनिंग अटैक उसकी बॉडी पर गिरा तो मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएगा। और जहाँ तक इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन की बात है तो ये हेवन का कानून है, इसे किसी भी तरीके से टाला नहीं जा सकता। ये सुनकर लिटिल व्हाइट के सारे दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे लेकिन दूसरी तरफ यूहो हार नहीं मानता और वो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी भी हाल में लिटिल व्हाइट को मरने नहीं दे सकता। जिस पर डाइटियान जवाब देते हुए कहता है कि एक बार अगर आइस बियर किंग का सोल कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद उसे बचाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो मुझे लगता है कि बस सिर्फ एक ही तरीका है कि वो तुम्हारा सोल स्पिरिट बन जाए। यूहो वैसे भी लेवल 80 पर पहुंच चुका था और उसे एक सोल रिंग की जरूरत तो थी, इसलिए यूहो जवाब देते हुए कहता है कि बेशक मुझे एक सोल रिंग की जरूरत है लेकिन मैं इस तरह से लिटिल व्हाइट की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता, मुझे उसे बचाना है ताकि वो रिकवर कर सके, उसके बाद ये फैसला उसका खुद का होगा। नीचे की तरफ आइस बियर किंग भी यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहा था जहाँ वो यूहो की बात सुनते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर मैं आपका सोल स्पिरिट बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी मुझे इतनी बात तो समझ आ चुकी है कि अपनी इस कल्टिवेशन के साथ मैं इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मरने से बेहतर तो यही है कि मैं आपका सोल स्पिरिट बन जाऊं, इस तरह मैं हमेशा आपके साथ और अपनी मॉम के साथ रह पाऊंगा।
था। दूसरी तरफ स्नो गर्ल भी यूहो को यही कह रही थी कि ज़्याओबाई ने अपना फैसला कर लिया है। टियानमिंग और आइस एज स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी यूहो से यही कह रही थी, चूंकि आइस स्पीयर किंग यही चाहता है इसलिए यूहो तुम्हें ये करना होगा। बेशक यूहो अभी भी इस बात से दुखी था, वो आइस स्पीयर किंग को इस हालत में नहीं देखना चाहता था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइटियन भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए यूहो से कहता है कि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम अपने सोल स्पिरिट सेरेमनी को कंप्लीट करो। जिस पर यूहो भी एग्री हो जाता है और हम देखते हैं कि वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिटिल व्हाइट और खुद के दरमियान सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना शुरू कर चुका था, जहां पर जरा सी भी रिजेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि आइस स्पीयर किंग यूहो के साथ बिल्कुल 100% कंपैटिबल है और साथ ही साथ वो अपनी मर्जी से ये सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवा रहा था। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सेरेमनी की कंप्लीट होती है। अचानक से लिटिल व्हाइट की बॉडी नीचे की तरफ जा गिरी, जो देखकर उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। ऊपर की तरफ डाइटियन भी ये सब देख रहा था, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि यूहो बहुत ही जरा खास है। कई सारे फियर्स बीस्ट उसके सोल स्पिरिट बनना चाहते हैं, क्योंकि उन फियर्स बीस्ट को यूहो पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन यूहो एक गॉड जरूर बनेगा। यहाँ चूंकि आइस स्पीयर किंग बच चुका था, इस वजह से हम देखते हैं कि हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम भी खत्म हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो की बॉडी के अंदर से उसके सोल रिंग्स निकलकर बाहर आना शुरू हो गए, जहां उसके पास 8वीं सोल रिंग भी आ चुकी थी। इस रेड कलर की 8वीं सोल रिंग को देखकर तो उसके दोस्त काफी जरा खुश हो गए थे, जिसका मतलब कि ज़्याओबाई सक्सेसफुली यूहो का सोल स्पिरिट बन चुका है। और चूंकि आइस स्पीयर किंग एक आइस टाइप का सोल बीस्ट था, तो इसी वजह से यूहो की जो सेकंड मार्शल सोल थी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जितनी आज से पहले हमने कभी नहीं देखी थी। ये सब यहाँ डाइटियन भी ऊपर से देख रहा था और उसे पूरा यकीन हो चुका था कि आने वाले फ्यूचर में यूहो एक गॉड बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस लड़के को डोलू कॉन्टिनेंट पर ही रहना होगा, यानी कि डाइटियन यूहो को गॉड बनने नहीं देगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल व्हाइट तो इस बात से काफी जरा खुश था कि वो एक सोल स्पिरिट बन चुका है। वो भी इसी तरह से एक्साइटेड हो ही रहा था कि तभी अचानक वो पीछे की तरफ देखता है कि उसकी जो फिजिकल बॉडी थी उसके अंदर कुछ डेथ एनर्जी इंटर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो एक अनडेड बन चुका था और वो खड़े होते हुए यूहो पर अभी हमला करने ही वाला है। ये देखकर ज़्याओबाई फौरन से अपनी फिजिकल बॉडी को रोकने के लिए तेजी के साथ यूहो के पीछे आते हुए कहता है कि रुक जाओ। जो बोलते हुए ज़्याओबाई ने यहाँ पर अपनी आइस स्पीयर किंग वाली फिजिकल बॉडी के साथ खुद के मेंटल कनेक्शन को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लिटिल व्हाइट की फिजिकल बॉडी भी दोबारा से उसके कंट्रोल में आ जाती है। ये देखकर यहाँ लिटिल व्हाइट तो काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि अब मैं एक ही दफा दो जगह में कैसे हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सोल की दो एग्जिस्टेंस बन चुकी है। जो देखकर तो यूहो भी सरप्राइज था और वो अपने मन में कह रहा था कि ज़्याओबाई की फिजिकल बॉडी के आसपास एक अजीब सा ऑरा काफी तेजी के साथ इकट्ठा हो रहा है, यानी कि आइस स्पीयर किंग की जो फिजिकल बॉडी है वो भी काफी तेजी के साथ ताकतवर होती जा रही थी। यूहो अपने मन में सोच रहा था कि कहीं ये स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म की वजह से तो नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि लिटिल व्हाइट का थोड़ा सा सोल फ्रेगमेंट उसकी फिजिकल बॉडी में रह चुका होगा, जिसे यहाँ के स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म ने डेथ स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि आइस स्पीयर किंग की जो फिजिकल बॉडी है वो एक अनडेड बॉडी बन चुकी है। और वैसे भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की तो यही खासियत थी, इसलिए यूहो यहाँ पर सब लोगों को बताने लगा कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी पावर की वजह से आइस स्पीयर किंग की फिजिकल बॉडी एक अनडेड बन चुकी है, साथ ही सर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी। डाइटियन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था और वो यूहो से कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम्हारे पास इतनी अजीब काबिलियत आई कहां से और इस डोमेन का क्या राज है, मुझे सब कुछ जानना है। यूहो ने यहाँ पर डाइटियन को भी अब सब कुछ सही सही बताना शुरू कर दिया कि कैसे वो अपने टीचर गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मिला था, जो कि एक दूसरी दुनिया का नेक्रोमेंसर था। उन्होंने ही स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म को क्रिएट किया था। जो सब सुनकर डाइटियन कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स ये आदमी तो काफी जरा खतरनाक महसूस होता है, चूंकि तुम्हारी टीचर ने तुम्हें ये लेगेसी दी है, इसलिए यूहो तुम्हें इस लेगेसी के लिए खुद का और जरा अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं हर बार इस तरह की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में तुम्हारी जान को नहीं बचा सकता। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सब सुनकर डाइटियन भी वहां से चला जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टियानमिंग यूहो से कहने लगा कि अब लिटिल व्हाइट का हम लोग ध्यान रख लेंगे। तुम्हें भी तो सी गॉड फेस्टिवल जाना था, वैसे भी तुम्हें देर हो रही है, जिस पर यूहो भी एग्री हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सी गॉड पैविलियन के बाहर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल इस सी गॉड फेस्टिवल सेरेमनी को लेकर काफी सारा एक्साइटेड थे। हर तरफ जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी। यूहो भी ये सब देखते हुए यहाँ वांग डोंगर को याद करने लगा, जहाँ उदास होते हुए अपने मन में कहता है कि डोंगर आखिर कहाँ हो तुम। सिर्फ यूहो को छोड़कर बाकी के सारे वहाँ पर मौजूद डिसाइपल्स तो काफी जरा खुश थे, जो कि फायरवर्क को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक यूहो की पीठ से गुड़गुड़ की आवाजें आने लगी और वो अपने मन में कहता है कि मैंने पिछले कई दिनों से कुछ खाया नहीं, अभी भी मेरे पास थोड़ा
थोड़ा बहुत समय बाकी है, मुझे पहले जाकर कुछ खा लेना चाहिए। जो कहते हुए यूहो कैफेटेरिया की तरफ जाने लगा, जहाँ पर कैफेटेरिया में पहले से ही कई सारे डिसाइपल्स बैठे हुए थे, उनमें से डाई हुआबिन भी एक था। यूहो भी कैफेटेरिया के दरवाजे से अंदर की तरफ इंटर हो जाता है, जिसे देखते ही वहाँ पर मौजूद सब डिसाइपल्स ने पहचान लिया और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो यूहो है। यूहो चुके श्रेक एकेडमी का एक हीरो बन चुका है, इसलिए हर कोई यूहो को पहचानता था। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।